हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम बायोलॉजी टीजीटी 2021 में नर्वस सिस्टम से आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। नर्वस सिस्टम से टोटल 2 क्वेश्चन 2021 में पूछे गए थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 25 था, द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डज नॉट, मतलब जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है हमारा, वो इन चारों में से क्या नहीं है, क्या नहीं करता है एक्चुअली। तो ऑप्शन नंबर ए स्लो हार्ट रेट, ऑप्शन नंबर बी कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स, ऑप्शन नंबर सी स्टिमुलेट सैलिवरी सिक्रीशंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेरिस्टाल्सिस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इनमें से क्या नहीं करता है? इसका आंसर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता क्या है ना। व्हाट इज़ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम? एक्चुअली नर्व्स क्या होती हैं? देखो, नर्व्स होती है ना हमारी बॉडी में। हम सब जानते हैं कि ब्रेन से कुछ नर्व्स निकलती हैं, कुछ स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं। तो जो नर्व ब्रेन से अराइज होती हैं, ब्रेन से निकलती हैं, उन्हें हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ये 12 पेयर्स होती हैं ह्यूमन में। और जो नर्व स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, इन्हें हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ये 31 पेयर्स होती हैं। हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, ये वर्टिब्रल कॉलम में रन कर रही होती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर जो हमारी बैकबोन है, बैकबोन में जो वर्टिब्रीज हैं, उनके अंदर स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है। और स्पाइनल कॉर्ड से हमारी 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं, है ना। और ब्रेन से जो नर्व्स निकलती है, ब्रेन वर्ड जो है वो क्रेनियम से ही रिलेटेड है, तो क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं उनको हम। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर निकलती हैं। और ये दोनों टाइप की नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। क्रेनियल नर्व्स प्लस स्पाइनल नर्व्स, दोनों टाइप की नर्व्स मिलके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में टोटल 43 पेयर्स नर्व होती हैं। कितनी होती हैं? 43 पेयर्स नर्व होती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक टाइप होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही टाइप होता है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कौन बनाता है? दोनों तरह की नर्व्स मिलके, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक टाइप होता है ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम जो है, ये 2 टाइप का होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और वी कैन से सिंपैथेटिक ऑटोनर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, और पैरासिम्पैथेटिक ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। पहले हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो नर्वस सिस्टम होता है जो स्ट्रेस कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। स्ट्रेस कंडीशंस मतलब जैसे कि फियर, हमें किसी बात का डर लगता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होना, या फिर हम हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, योगा कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। ये सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं? स्ट्रेस कंडीशंस कहलाती हैं। मीन्स इन कंडीशंस में हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इन सारी कंडीशंस में एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। ये हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क होते हैं, हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग वर्क होते हैं। और यही स्ट्रेस कंडीशंस होती हैं जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इन स्ट्रेस कंडीशंस में एक्टिवेट होता है। अब ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कौन कौन सी नर्व्स मिलकर बनाता है? मतलब अभी हमने बोला ना, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल और स्पाइनल नर्व से मिलकर बना होता है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही तो पार्ट है। उसके ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का सब पार्ट है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसमें भी नर्व से ही मिलकर बना है, मीन्स ये। तो इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो हैं 12 पेयर थोरेसिक नर्व्स और 2 पेयर लंबर नर्व्स। पहले हम इधर नर्व्स का एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखिए, ये हमारा ब्रेन है ना। हमारे सबसे ऊपर क्या है? ब्रेन है। ब्रेन से जो नर्व्स निकल रही हैं, ऐसे करके नर्व्स निकल रही होती हैं ब्रेन से, इनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। इन नर्व्स को हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, जो कि 12 पेयर होती हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अब ये स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ गए हम। स्पाइनल कॉर्ड में ये 5 रीजन होते हैं: सर्वाइकल रीजन, थोरेसिक रीजन, लंबर रीजन, सैक्रल रीजन, और सबसे लास्ट में कॉर्डल रीजन, है ना। सर्वाइकल रीजन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम सर्वाइकल नर्व्स बोलते हैं। ये 8 पेयर होती हैं। थोरेसिक रीजन से जो नर्व्स निकलती हैं उन्हें हम थोरेसिक नर्व्स बोलते हैं। ये 12 पेयर होती हैं। T12, C8, है ना, ये 12 पेयर होती हैं। लंबर सिस्टम से जो नर्व्स निकलती हैं, लंबर स्पाइनल कॉर्ड के लंबर रीजन से, इन्हें ये 5 पेयर होती हैं। सैक्रल रीजन से जो निकलती हैं ये भी 5 पेयर होती हैं। और कॉर्डल रीजन से जो निकलती है वो 1 ही पेयर होती है। ये कौन सा रीजन है? हमारा स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है, जो कि 5 टाइप्स में डिवाइडेड है: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉर्डल।
इनमें से 8 पेयर सर्वाइकल, 12 पेयर थोरेसिक, 5 पेयर लंबर, 5 पेयर सैक्रल और 1 पेयर कॉर्डल। इन सबको ऐड करके हम कह सकते हैं 31 पेयर 31 पेयर स्पाइनल नर्व्स होती हैं ह्यूमन में। और इन स्पाइनल नर्व्स का एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको बता दूं, C8 T12 L5 S5 C1। ये ह्यूमंस में प्रेजेंट स्पाइनल नर्व्स का फॉर्मूला होता है, ह्यूमन स्पाइनल नर्व्स का C8 T12 L5 S5 C1। ओके, तो इन्हीं में से जो हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बोल रहे थे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ये 12 की 12 पेयर थोरेसिक नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, और लंबर में जो 5 पेयर हैं इनमें L1 और L2, पहली 2 लंबर और दूसरी 2 लंबर, है ना, 2 पेयर लंबर यहाँ से आ गई और 12 पेयर यहाँ से आ गई। ठीक है, तो ये 14 पेयर टोटल सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में होती हैं नर्व्स, 12 पेयर थोरेसिक और 2 पेयर लंबर, 14 पेयर 14 पेयर टोटल होती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में। दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जब हमारा स्ट्रेस कंडीशंस में हमारी बॉडी ओवर एक्टिव हो जाती है, हमारी बॉडी में ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होने लगता है बॉडी के कुछ पार्ट्स में, जो कि स्ट्रेस कंडीशन में जो पार्ट जितना ज़्यादा एक्टिव हो रहा है उस पार्ट में एनर्जी का कंजम्पशन बढ़ जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लेकर आता है। इट ब्रिंग्स द बॉडी इन नॉर्मल कंडीशंस आफ्टर द स्ट्रेस कंडीशन। स्ट्रेस कंडीशन के बाद बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करता है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का वर्क होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो होती हैं 4 पेयर क्रेनियल नर्व्स, जो कि हैं 3री 7वीं 9वीं और 10वीं, 3rd 7th 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व्स, और 3 पेयर स्पाइनल नर्व्स, जो कौन सी हैं, सैक्रल। ये जो होती हैं 3 पेयर स्पाइनल नर्व्स, ये तीनों की तीनों पेयर सैक्रल रीजन वाली होती हैं। सैक्रल 2nd पेयर, सैक्रल 3rd पेयर और सैक्रल 4th पेयर। ये मिलकर मतलब 4 पेयर ये, 3 पेयर ये, 7 पेयर्स, इसमें कितनी हो गई नर्व्स, 7 पेयर नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हैं और 14 पेयर नर्व्स इसमें इन्वॉल्व हैं। ओके, नाउ जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं वो थोरेसिक और लंबर रीजन की नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, इसीलिए इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम थोरैको लंबर आउटफ्लो भी बोलते हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्रेनियल और सैक्रल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, इसलिए हम इसको क्रेनियो सैक्रल आउटफ्लो बोलते हैं। अब क्या है, हम जो इनका सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को के एक्शन को कंपेयर करेंगे इन चारों ऑप्शंस में। ये जो 4 ऑप्शंस दिए थे ना हमें, हार्ट रेट का स्लो होना, ब्रोंक्यूल्स के बारे में, सैलिवरी सिक्रेशन के बारे में और पेरिस्टाल्सिस के बारे में, इन चारों पर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या एक्शन रहता है ना, उसको हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहली बात हम करते हैं हार्ट रेट की। पहला ऑप्शन स्लो हार्ट रेट है ना, तो हम हार्ट रेट की ही बात करते हैं। हार्ट रेट क्या होता है, जब कोई भी स्ट्रेस कंडीशन होती है, मीन्स हमें फियर लग रहा होता है, टेंशन होती है, या हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, उस टाइम पर हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है, बढ़ जाता है। क्योंकि क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ेगा तो पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई अच्छी होगी, ब्लड सप्लाई अच्छी होगी तो ऑक्सीजन जल्दी फास्टली उन ऑर्गन्स तक पहुंचेगी जहां पर हमारी स्ट्रेस कंडीशंस हैं, या जो स्ट्रेस कंडीशन में जो ऑर्गन ओवर एक्टिव हो रहे हैं, जो ऑर्गन ज़्यादा एक्टिव हैं, उन ऑर्गन तक ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा। हार्ट रेट इंक्रीज़ होगा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन क्या होगा, हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, बहुत जल्दी होगा, फास्ट स्पीड में होगा, ब्लड जल्दी सर्कुलेट करेगा तो ऑक्सीजन भी बहुत फास्टली उन ऑर्गन्स तक पहुंचेगी जो कि स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव हो रखे हैं। अब क्या करता है फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होता है, इसका ये ऑब्वियसली हार्ट रेट को स्लो करेगा। अब हमारा हार्ट हर टाइम वो स्ट्रेस कंडीशन की तरह एकदम तेज़ तो पंप नहीं कर सकता ना। हार्ट हमेशा बहुत ज़्यादा स्पीड में नहीं रह सकता, उसका हार्ट रेट बहुत ज़्यादा स्पीड में सर्कुलेटरी सिस्टम वर्क नहीं करेगा, उसे एक टाइम के बाद नॉर्मल कंडीशन में लाना होगा। तो नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है और ये हार्ट रेट को स्लो करता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसमें हार्ट रेट तो स्लो होता है, यानी ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, वो था कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन। तो हम ब्रोंक्यूल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ब्रोंक्यूल्स किसका पार्ट है, हमारे एयर पैसेज का पार्ट है।
जो लंग्स तक एयर ले जाने का जो काम करता है एयर पैसेज, जिसमें हमारा ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ये सब इन्वॉल्व होते हैं ना, तो ब्रोंक्यूल्स एयर पैसेज का पार्ट है। अब एयर पैसेज पे स्ट्रेस कंडीशन की क्या असर पड़ता है? देखो, स्ट्रेस कंडीशन में क्या होता है, एयर पैसेज डायलेट हो जाता है। डायलेट का मतलब, अगर मानो नॉर्मल हमारा एयर पैसेज ये वर्क कर रहा है, इतना चौड़ा है हमारा एयर पैसेज, नॉर्मली एयर इसके अंदर पास हो रही है, जब स्ट्रेस कंडीशन आएगी तो ये डायलेट हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एयर इसके अंदर आ सके और ज़्यादा से ज़्यादा एयर हमारे लंग्स तक पहुँचे, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारी बॉडी को मिल सके, है ना। तो एयर पैसेज कैसा हो जाता है, स्ट्रेस कंडीशन में डायलेट हो जाता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एयर को इनहेल कर सकें। तो फिर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या काम होगा? इट इज़ ऑब्वियसली ये क्या करेगा, ब्रोंक्यूल्स को डायलेट कंडीशन में तो हम नहीं रख सकते ना, उसे बैक दोबारा से नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम कौन करेगा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस करेगा। पीएनएस ऑब्वियसली कॉन्स्ट्रिक्ट द ब्रोंक्यूल्स और एयर पैसेज, है ना। तो कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स ये काम है, यानी कि जो ये ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर बी, कि ब्रोंक्यूल को पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा या नहीं, तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। इसका आंसर, ये डज नॉट पूछा है ना, इन चारों में से कौन सा नहीं करेगा पैरासिम्पैथेटिक, तो हार्ट रेट भी स्लो करेगा और ब्रोंक्यूल्स को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा। ये दो ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं हम तीसरे ऑप्शन, दैट इज सलाइवा, है ना, स्टिमुलेट सैलिवरी सिक्रीशन और नॉट। तो सलाइवा क्या है, हमारा जो लार रहती है ना, मुंह में लार बनती है, वही हमारा सलाइवा होता है। स्ट्रेस कंडीशन में क्या होगा, आपने कई बार नोटिस किया होगा, जैसे आपको कभी बहुत ज़्यादा डर लगता है किसी चीज़ से, या फिर आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, तो आपका मुंह सूखने लगता है, आपका गला सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि सलाइवा का जो सिक्रीशन है वो डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। उस टाइम पे सलाइवा का सिक्रीशन कम हो जाता है। अगर सलाइवा का सिक्रीशन में हमारी एनर्जी स्पेंड होने लगी, तो हमारे वो ऑर्गन जो स्ट्रेस कंडीशन में ज़्यादा एक्टिव हैं, उन्हें एनर्जी कम मिलेगी। इसीलिए क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन भी उस टाइम पर स्ट्रेस कंडीशन में डिक्रीज़ हो जाता है। तो पीएनएस ऑब्वियसली जो नॉर्मल कंडीशंस को लाने के लिए क्या करेगा, सलाइवा का सिक्रीशन को या सैलिवरी सिक्रीशन को बढ़ा देगा, स्टिमुलेट कर देगा। अब इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस क्या होती है? पेरिस्टाल्सिस ऐसे संकुचन क्रमाकुंचन बोलते हैं इनको, ऐसे मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है ना, वो फूड को डाइजेस्ट करने के लिए या फूड को पहले बोलस को नीचे ले जाने के लिए ईसोफेगस भी ऐसे कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, जिससे कि फूड का पैसेज ईजी हो सके, फूड ईजिली नीचे जा सके हमारे बाकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। तो पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में जो रहता है वो पेरिस्टाल्सिस का वर्क रहता है, पेरिस्टाल्सिस होती रहती है, इस तरह से ये वाला मोशन होता रहता है ना, पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पेरिस्टाल्सिस होती रहती है। तो जब स्ट्रेस कंडीशन होंगी तो उस टाइम पे हम डाइजेशन की प्रोसेस को थोड़े टाइम के लिए तो रोकेंगे, क्योंकि अगर डाइजेस्टिव प्रोसेसेस होती रहीं तो हमारा एटीपी जो है या फिर एनर्जी जो करेंसी है, हमारी जो एनर्जी है वो डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाएगी, डाइजेशन में स्पेंड होगी, और स्ट्रेस कंडीशन में हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। स्ट्रेस कंडीशन में हमें सारी एनर्जी कहाँ लगानी होती है? उस बॉडी ऑर्गन पे जो कि स्ट्रेस कंडीशन में ओवर एक्टिव है। तो डाइजेस्टिव प्रोसेसेस अगर स्लो हो जाएंगी तो पेरिस्टाल्सिस भी स्लो हो जाएगी। पेरिस्टाल्सिस स्ट्रेस कंडीशन में कैसी हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, स्लो हो जाती है। तो फिर नॉर्मल कंडीशन में पीएनएस का क्या काम होगा? पीएनएस का यही फंक्शन होगा कि वो पेरिस्टाल्सिस को स्टिमुलेट करे, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ाए। अब इनके चारों ऑप्शन एक बार देख लेते हैं। स्लो हार्ट रेट, जो कि पॉसिबल नहीं है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम तो हार्ट रेट को मतलब स्लो हार्ट रेट, ये इसका डज नॉट वाला ऑप्शन नहीं है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट रेट को स्लो करता ही करता है, क्योंकि हार्ट रेट हमारा बढ़ चुका होता है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, है ना। सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑलरेडी हमारा हार्ट रेट बढ़ा चुका होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक को उसे स्लो करना ही है। ब्रोंक्यूल्स का कॉन्स्ट्रिक्शन ये होता है, सैलिवरी सिक्रीशन स्टिमुलेट होता है, क्योंकि गला सूख रहा होता है। अब नॉर्मल कंडीशन में हमारा गला सूखा तो नहीं रह सकता ना, तो सलाइवा का सिक्रीशन हमें बढ़ाना पड़ेगा। सैलिवरी सिक्रीशन तो स्टिमुलेट होता है, पेरिस्टाल्सिस भी स्टिमुलेट होती है। ब्रोंक्यूल डायलेट हो चुके होते हैं स्ट्रेस कंडीशन में, तो फिर उन्हें नॉर्मल करना है, कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में। इसका मतलब ये जो डज नॉट वाला ऑप्शन है, इनमें से चारों कोई सा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर इनमें से चारों ऑप्शन में से तो कोई सा भी नहीं है मेरे अकॉर्डिंग, है ना। मेरे अकॉर्डिंग इन चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है उस क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो आयोग ने हमारा आंसर माना था वो उसका ऑप्शन बी माना था कि ब्रोंक्यूल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रोंक्यूल को कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करता, जबकि ऐसा नहीं है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा।
और आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, लेकिन आयोग ने इसका आंसर बी माना था, जो कि कॉन्स्ट्रिक्ट ब्रोंक्यूल्स है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। नोड ऑफ रेनवियर आर फाउंड ऑन। नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाए जाते हैं? साइटोन में, एक्सॉन में, डेंड्राइट में या साइनेप्स में? अब मैंने एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। न्यूरॉन हमारे ब्रेन सेल्स होती है ना, ब्रेन की जो सेल है, फंक्शनल यूनिट है, वो क्या है? न्यूरॉन ही होती है ना। और इसका ये जो पोर्शन है इसको हम साइटोन बोलते हैं। ये जो नीचे वाला पोर्शन है इसे हम एक्सॉन बोलते हैं। जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ साइटोन से निकल रहे होते हैं इनको हम डेंड्राइट बोलते हैं। ये एक्सॉन की एंडिंग्स हैं और ये साइनेप्टिक नॉब्स हैं, साइनेप्टिक नॉब्स हैं। इन्होंने पूछा है कि नोड ऑफ रेनवियर कहाँ पाए जाते हैं। नोड ऑफ रेनवियर हमारे ये होते हैं एक्सॉन में। ये जो दो एक्सॉन में मैंने दो स्ट्रक्चर बनाया है ना, ऐसे ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर्स, इनके बीच में जो स्पेस होता है इसको हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब ये जो ब्रैकेट लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? ये माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ। कुछ न्यूरॉन्स में जो एक्सॉन होता है उसको माइलिन शीथ कवर किए रहती है। माइलिन शीथ जहाँ जहाँ प्रेजेंट नहीं होती है एक्सॉन में, जो जो छोटे छोटे से पॉइंट्स यहाँ ब्रेक हो रही होती है माइलिन शीथ, जैसे ये ब्रेक है ना, यहाँ पर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं है, तो इस जगह को हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं। जो माइलिनेटेड है, ये पोर्शन इसका माइलिनेटेड है, ये पोर्शन इसका माइलिनेटेड है। बीच में जहाँ ये माइलिन शीथ ब्रेक हो रही है इस पोर्शन को हम नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। और नोड ऑफ रेनवियर का जो फंक्शन होता है वो होता है कि जब भी कोई इम्पल्स इसके थ्रू, इस न्यूरॉन के थ्रू ट्रांसमिट हो रही होती है तो ये इसके ट्रांसमिशन को फास्ट कर देता है। अगर ये माइलिन शीथ प्रेजेंट ना हो तो एक्सॉन में जो इम्पल्स आया है वो सीधे सीधे नॉर्मल एक पैसेज फॉलो करेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाएगा। लेकिन जब माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है ये क्या करती है? इंसुलेटर का वर्क करती है। माइलिन शीथ इंसुलेटर का वर्क करती है, ये इम्पल्स को अपने अक्रॉस पास नहीं होने देती। तो फिर क्या होता है, जो हमारी इम्पल्स है वो ऐसे कूद कूद कर एक तरह से इधर से इधर आएगी इम्पल्स, इधर से फिर अगले नोड ऑफ रेनवियर पे जाएगी, फिर उसके थ्रू बाद में दूसरे एक्सॉन में चली जाएगी। तो ये क्या करता है? नोड ऑफ रेनवियर इम्पल्स के ट्रांसमिशन को फास्ट कर देता है। डायरेक्ट पैसेज फॉलो कर रहा है तो उसे पूरा पैसेज कवर करना पड़ेगा किसी इम्पल्स को। लेकिन अगर माइलिन शीथ प्रेजेंट है और नोड ऑफ रेनवियर प्रेजेंट है तो ये ट्रांसमिशन बहुत ईजी हो जाएगा और फास्ट हो जाएगा, क्योंकि एकदम से इन पॉइंट्स पर नर्व का जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। पूरा उसे पाथ फॉलो नहीं करना है, बल्कि इन इम्पल्स पर, इन पॉइंट्स पर, जिन्हें हम नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, इन ब्रेक्स हैं माइलिन शीथ में, इन पॉइंट्स के थ्रू इम्पल्स ट्रांसमिट होगी, जो कि क्या रिजल्ट होता है उसका कि इम्पल्स का जो ट्रांसमिशन है वो फास्ट हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज नोड ऑफ रेनवियर। नोड ऑफ रेनवियर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एक्सॉन में। ये हमने इस स्ट्रक्चर के थ्रू समझ लिया। आई होप आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।